पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू के भाग 10 में आपका स्वागत है। लेखक डेविड जे स्वार्टज ने इस पुस्तक में सोच को विकसित करने के 13 सिद्धांत बतलाए हैं। इन 13 सिद्धांतों के क्रम में आज हम इस ऑडियो में सुनेंगे 10वां सिद्धांत, जिसका नाम है काम में जुटने की आदत डाले। जी हाँ, काम में जुटने की आदत डाले। आपसे आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और ऑडियो को कर दे लाइक। तो लीजिए चलते हैं 10वें सिद्धांत की ओर, काम में जुटने की आदत डाले। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत है, ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसी कहावत उनके मन में बैठी है, चोटी पर हमेशा काफ़ी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता का एक मूलभूत तत्व हमेशा कम होता है। वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो, ऊंचे स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान हो, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। जब भी अफसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो वे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, क्या पता लगाना कि क्या वह व्यक्ति कर्मठ है, क्या वह व्यक्ति काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अमल किया जाए तो उसे विकसित किया जा सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो और आप उस पर अमल नहीं कर पाते तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वहीं पर मर जाता है। महान व्यापारी जॉन अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज़ सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार करें, इस दुनिया की हर चीज़, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक सिर्फ एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं, औसत व्यक्ति साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। हम दोनों समूह के अध्ययन से सफलता का सिद्धांत खोज सकते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं। वे काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं और उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती है। मिस्टर निठल्ले एक अकर्मक व्यक्ति होते हैं। वे काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, या वह काम वे क्यों नहीं कर सकते, या जब तक काम का वक्त ही न हो और तब तक वह काम को करने की कोई योजना ही नहीं बनाते। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर अनगिनत चीज़ों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं, वे छुट्टियां मनाकर आ जाते हैं। मिस्टर निठल्ले छुट्टियां मनाने की सोचते हैं, परंतु वे उसे अगले साल तक के लिए टाल देते हैं। मिस्टर कर्मठ निर्णय लेते हैं कि उन्हें नियमित रूप से चर्च जाना चाहिए और वह ऐसा करते हैं। मिस्टर निठल्ले सोचते हैं कि चर्च जाना एक अच्छा विचार है, परंतु वे ऐसा करने से किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर कर्मठ महसूस करते हैं कि उन्हें किसी भी उपलब्धि पर उसे बधाई देनी चाहिए। वे चिट्ठी लिख देते हैं,
मिस्टर निठल्ले को चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है और वे चिट्ठी कभी नहीं लिख पाते। यह अंतर बड़ी चीज़ों में साफ दिखाई देता है। मिस्टर कर्मठ अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर निठल्ले भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई ऐसा बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसके कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर कर्मठ 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं। वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यही विचार मिस्टर निठल्ले के मन में आता है, परंतु इस बात पर सोचते ही रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों व्यक्तियों यानी कि मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर हर तरह के व्यवहार में साफ झलकता है। मिस्टर कर्मठ जो काम करना चाहते हैं वे उसे करके दिखा देते हैं और इसके फलस्वरूप उन्हें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भरता और ज़्यादा आमदनी इत्यादि चीज़ें मिलती है। मिस्टर निठल्ले कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते क्योंकि वे काम करना शुरू ही नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वे औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ शुरू करते हैं, मिस्टर निठल्ले करना तो चाहते हैं पर कभी शुरू नहीं कर पाते। हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करने और फिर उसे पूरा करने की आदत डालें। बहुत से निठल्ले लोग इस तरह के इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतज़ार करते हैं कि परिस्थितियाँ पूरी तरह से आदर्श होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता वे वहीं रुके रहते हैं। आदर्श स्थिति या पूर्णता बहुत अच्छी बात है, परंतु यह भी सच है कि कोई भी इंसानी चीज़ पूरी तरह आदर्श या पूर्ण नहीं होती है, नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतज़ार करते हैं तो शायद आपको हमेशा इंतज़ार ही करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर लेखक के द्वारा 3 उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम स्थितियों का सामना किस तरह से करें यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जिसमें पहला उदाहरण है, मिस्टर जी.एन. लगभग 40 साल के उच्च शिक्षित अकाउंटेंट है और शिकागो में रहते हैं। जी.एन. की शादी करने की बड़ी इच्छा है। वे प्रेम, साहचर्य, घर, बच्चे चाहते हैं। जी.एन. कई बार शादी के बहुत करीब आ गए थे। एक बार तो उनकी शादी को सिर्फ 1 दिन बचा था, परंतु हर बार जब भी शादी की तारीख करीब आती थी उन्हें कोई न कोई ऐसा बहाना मिल जाता जिसके कारण वह उस लड़की से शादी करने से इनकार कर देते। भगवान का शुक्र है कि मैं वह गलती करने से बाल बाल बच गया। इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। 2 साल पहले मिस्टर जिन.एन. ने सोचा कि आखिरकार उससे सही लड़की मिल ही गई। वह आकर्षित, खुश मिजाज और बुद्धिमान थी, परंतु जी.एन. को यह सुनिश्चित करना था कि इस लड़की के साथ शादी करना पूरी तरह सही है या नहीं। जब वे एक शाम को शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे तो लड़की ने कुछ ऐसी बातें कही जिनसे जी.एन. को चिंता होने लगी। यह सुनिश्चित करने के लिए वह सही लड़की से शादी करने जा रहा है या नहीं, जी.एन. ने 4 पेज का एक एग्रीमेंट लिखा जिस पर लड़की को शादी से पहले साइन करने थे। इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थी और टाइप किया हुआ यह दस्तावेज जीवन के हर पहलू के बारे में था। धर्म वाले खंड में कुछ शर्तें थी। वे कौन से चर्च में जाएंगे, वे कितनी बार चर्च में जाएंगे, वे कितना दान करेंगे। दूसरे खंड में बच्चों की योजना बनाई गई थी, उनके कितने बच्चे होंगे और कब होंगे।
पूरे विस्तार से मिस्टर जिन ने यह रूपरेखा बना ली थी। उनके किस तरह के दोस्त होंगे, उसकी भावी पत्नी किस तरह की नौकरी करेगी, वे लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह की उनकी आमदनी खर्च की जाएगी। दस्तावेज के अंत में जीएन ने आधे पेज में उन आदतों को भी लिखा जो लड़की को या तो छोड़नी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी। इनमें धूम्रपान, शराबखोरी, मेकअप, मनोरंजन इत्यादि थे। अब जीएन की भावी दुल्हन ने उसका यह अल्टीमेटम देखा तो उसने वही किया जो आप सोच रहे हैं। उसने एक नोट लगाकर इसे वापस भिजवा दिया। हर एक के लिए सामान्य विवाह की यह शर्त ही काफ़ी है कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ साथ रहेंगे, और यह मेरे लिए भी पर्याप्त है। अब मुझसे शादी की बात भूल जाए। जब भी मिस्टर एन मुझे अपना अनुभव सुना रहा था तो उसने चिंतित होकर कहा, अब आप बताइए, एग्रीमेंट लिखकर मैंने क्या गलती कर दी? आखिर शादी का बड़ा फैसला होता है, आपको यह फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए। परंतु मिस्टर जीएन गलत था। अगर बहुत ज़्यादा सोच समझकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे तो शादी ही क्या, आप दुनिया के हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं आसमान छू रही होगी। जो मिस्टर एन की शादी के बारे में वही नज़रिया था जो अपनी नौकरी के बारे में था, अपनी बचत, अपने दोस्तों या किसी और चीज़ के बारे में था। समस्या पैदा होने से पहले ही उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में नहीं पाई जाती, परंतु समस्याएं पैदा होने के बाद उन्हें सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले सारी उम्र इंतजार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि हम पूर्णता के साथ समझदारीपूर्ण समझौता करने के इच्छुक रहे। पुलों को तभी पार करें जब वे आए। यह सलाह काफ़ी समय से दी जा रही है और यह अब भी उतनी ही सही है जितनी कि यह 200 साल पहले सही थी। आगे यहाँ पर लेखक दूसरा उदाहरण देते हैं। मिस्टर जेएम नए घर में क्यों रहते हैं? हर बड़ा निर्णय लेते समय मस्तिष्क खुद के साथ युद्ध करता है। काम करे या न करे, करे या न करे। यहाँ पर ऐसे युवक की कहानी है जिसने काम करने का फैसला किया और इससे उसे बहुत फायदा हुआ। मिस्टर जेएम की स्थिति भी लाखों करोड़ों युवकों जैसी है। वह अभी 25 साल का है और उसकी पत्नी और एक बच्चा है और उसकी आमदनी खास नहीं है। मिस्टर और मिसेस जेएम एक छोटे अपार्टमेंट में रहा करते थे। नया घर दोनों का सपना था। वे चाहते थे कि उनके पास जगह हो, आसपास का माहौल अच्छा हो, बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो और अपनी खुद की जायदाद हो। परंतु नया घर खरीदने में एक बाधा थी, नगद भुगतान। एक दिन जब मिस्टर जेएम अगले महीने के मकान किराया का चेक काट रहे थे तो उसे बहुत कोफ्त हुई। जितना मकान किराया वे दे रहे थे वह तो नए मकान की किस्त के बराबर की रकम थी। मिस्टर जेएम ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम अगले हफ्ते नया घर खरीदना पसंद करोगी? पत्नी ने पूछा, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो हम अभी घर नहीं खरीद सकते। नगद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। डाउन पेमेंट हम कहाँ से देंगे? परंतु जेएम का इरादा पक्का था। हमारी तरह के लाखों लोग होंगे जो किसी न किसी दिन नया घर खरीदने के सपने देखते होंगे, परंतु उनमें आधे से ज़्यादा लोग कभी भी अपने सपनों का घर नहीं खरीद पाते। कोई न कोई चीज़ आकर उन्हें रोक देती है। हम घर खरीदेंगे, मैं नहीं जानता कि हम डाउन पेमेंट कहाँ से लाएंगे, परंतु हम किसी न किसी तरह ऐसा कर लेंगे। अगले हफ्ते उन्हें एक ऐसा घर मिल गया जो उन्हें पसंद था। घर छोटा परंतु बढ़िया था और उन्हें सिर्फ $1200 का डाउन पेमेंट देना था। अब समस्या थी $1200 इकट्ठे करना। जेएम जानता था कि उसे कर्ज में इतनी बड़ी रकम नहीं मिलेगी, परंतु जहाँ चाहा वहाँ रहा।
अचानक जेएम ने इस समस्या पर काफ़ी सोच विचार किया। क्यों न बिल्डर से बात की जाए और $1200 एक मुश्त देने के बजाय किस्तों में दिया जाए। जेएम ने बिल्डर से बात की। पहले तो बिल्डर नहीं माना, परंतु जेएम जब जुटा रहा तो बिल्डर राजी हो गया। बिल्डर जेएम की $1200 का लोन देने के लिए तैयार हो गया। अब जेएम को हर महीने $100 और ब्याज का इंतजाम करना होता था। पति पत्नी दोनों ने हिसाब लगाकर और हर महीने अपने खर्च से $25 की कटौती करने का फैसला किया। परंतु अब भी समस्या यह थी कि $75 कहाँ से आएंगे जो हर महीने किस्त देने के लिए ज़रूरी होंगे। तभी जेएम के दिमाग में एक विचार आया। अगली सुबह वह अपने बॉस से मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि स्थिति क्या है। बॉस यह जानकर खुश हुए कि जेएम घर खरीद रहा है। फिर जेएम ने कहा, सर मुझे इसके लिए हर महीने $75 चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरी तनख्वाह तभी बढ़ाएंगे जब आप मुझे इस काबिल समझेंगे। मैं अभी तो आपसे सिर्फ पैसा कमाने का अवसर चाहता हूँ। इस ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं सप्ताह के अंत में आकर कर सकता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि इससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी? जेएम की गंभीरता और महत्वाकांक्षा को देखकर बॉस प्रभावित हुए। हर सप्ताह के अंत में 10 घंटे अतिरिक्त काम करने के बदले में वे जेएम को इतनी राशि देने के लिए तैयार हो गए और फिर मिस्टर और मिसेज जेएम अपने नए घर के लिए चले गए। जेएम के मन में काम करने का दृढ़ संकल्प था, जिससे उसे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग मिला। जेएम नए विश्वास से भर गया था। इसके बाद अगर उसके सामने कोई बड़ी परिस्थिति आती तो उसके लिए कर्मठता दिखाना आसान होगा। जेएम ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों और उनके सपनों का घर दिलवा दिया। अगर उसके आदर्श स्थितियों का इंतजार किया होता तो घर खरीदने का विचार उसने टाल दिया होता, तो हो सकता था कि वे लोग कभी अपने घर के सपने को पूरा ही नहीं कर पाते। आगे लेखक तीसरा उदाहरण बताते हैं। सीडी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, परंतु मिस्टर सीडी भी इसी तरह का एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अगर कोई काम शुरू करने से पहले आदर्श परिस्थिति का इंतजार करना हो तो उसका परिणाम क्या होता है। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ ही समय बाद सीडी को अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कस्टम डिवीज़न में नौकरी मिल गई। उसे काम पसंद था, परंतु 5 साल बाद वह अपनी नौकरी से उकता सा गया। वहीं काम करते करते वह ऊब गया था। रोज़ काम के बंधे बंधाए घंटे, कम तनख्वाह और ऐसा सीनियरिटी सिस्टम जिसमें तरक्की की गुंजाइश कम ही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे एक बात काफ़ी ज्ञान हो चुका था कि सफल आयात कैसे किया जा सकता है। क्यों न वह कम कीमत के तोहफे और खिलौने आयात करने का बिजनेस शुरू करे। सीडी कई सफल आयातकों को जानता था जिनके पास इस बिजनेस का उसके जितना ज्ञान नहीं था। अपना बिजनेस शुरू करने का विचार उसके मन में 10 साल पहले आया था, परंतु आज भी वह कस्टम ऑफिस में ही काम कर रहा था। क्यों? होता यह था कि जब भी सीडी शुरू करने वाला होता था, कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती थी जिसके कारण वह आखिरी कदम नहीं उठा पाता था। पैसे की कमी, आर्थिक मंदी, बच्चे का जन्म, टेम्पररी सुरक्षा की आवश्यकता, व्यापार पर प्रतिबंध और इसी तरह के कई बहाने इंतजार करने और काम को टालने में आ जाते थे। सच्चाई तो यह है कि सीडी ने खुद को मिस्टर निठल्ले बन जाने दिया। वह जानता था कि वह आदर्श परिस्थितियों में ही काम शुरू करे। चूंकि परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं हुई, इसलिए सीडी का काम कभी शुरू नहीं हुआ। आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? यहाँ 2 तरीके सुझाए जा रहे हैं जो आपकी इस आदत को दूर कर देंगे, जिसमें पहला है भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाएं। हर नए काम में जोखिम, समस्या, अनिश्चितताएं होती है। मान लें कि आप कार से शिकागो से लॉस एंजल्स जाना चाहते हैं और आप तब तक चलना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि आपको इस बात की पूरी गारंटी न मिल जाए कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी,
मौसम खराब नहीं होगा, कोई शराबी ड्राइवर आपको तंग नहीं करेगा और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या होगा? आप कब चलना शुरू करेंगे? कभी नहीं। इसी यात्रा की तैयारी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यात्रा का नक्शा साथ रख ले, अपनी कार को चेक करा ले और इस तरह पूरी सावधानी बरते, परंतु आप सारे खतरों को न तो भांप सकते हैं न ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, जब समस्याएं और बाधाएं आए तब उनसे निपटे। सफल व्यक्ति की योग्यताएं इस बात से नहीं जांची जाती कि वह काम शुरू करने के पहले ही सारी बाधाओं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसकी राह में बाधाएं आती है वह उनसे निपटने के तरीके खोज लेता है। बिजनेस, शादी या किसी भी अन्य चीज में आप पुलों को तभी पार कर सकते हैं जबकि आप पुल पर हो। हम सभी समस्याओं के खिलाफ बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते। अपने विचार के बारे में कुछ करने का मन बना ले। 5 या 6 साल पहले एक बहुत ही योग्य प्रोफेसर ने मुझे बताया कि एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं। वे कुछ दशक पहले के एक विवादग्रस्त व्यक्ति की जीवनी लिखना चाहते थे। उनके विचार न सिर्फ रोचक थे बल्कि शानदार थे। उनमें दम था, लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। प्रोफेसर को पता था कि वह क्या कहना चाहते हैं और उन्हें अपनी बात किस तरह से कहनी चाहिए। इस पुस्तक को पूरा होने पर उन्हें अंदरूनी संतोष तो मिलता ही, साथ ही प्रतिष्ठा और पैसा भी काफ़ी मिलता। पिछले साल मैं उसी मित्र से फिर मिला और मैंने अनजाने में उनसे पूछ ही लिया, क्या उसकी पुस्तक पूरी हो गई? यह मूर्खतापूर्ण सवाल था, क्योंकि इससे मैंने उनके पुराने घाव को कुरेद दिया था। नहीं, वह पुस्तक नहीं लिख पाया। कुछ समय तक तो वह यही सोचता रहा कि वह इसका क्या कारण बताए। आखिरकार उसने कहा कि वह बेहद व्यस्त था, उसके पास दूसरी जिम्मेदारियां थी और इसलिए उसे पुस्तक लिखने की फुर्सत ही नहीं मिली। वास्तव में प्रोफेसर ने इस विचार को अपने मन मस्तिष्क कब्रिस्तान में गहरे दफना दिया था। उसके अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों के बढ़ने दिया था। उसने यह कल्पना कर ली थी कि उसे पुस्तक लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसे कई त्याग भी देने होंगे। उसने उन सभी कारणों पर विचार कर लिया था जिनके कारण उसकी योजना असफल हो सकती थी। विचार महत्वपूर्ण है। हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ भी बनना है या सुधारना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि हमारे पास विचार हो। सफलता व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जिसके पास विचार नहीं होते, परंतु हम इस बिंदु को अच्छी तरह समझ ले। केवल विचारों का ही महत्व नहीं होता। विचारों का महत्व तभी होता है जब उस पर अमल किया जाए। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाएं, तो केवल विचार करने भर से आपके बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाते। हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती और इसके बाद उन विचारों के भूत उन्हें सताने लगते हैं। इन 2 विचारों में आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ी होगी। पहली बात यह तो कि अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाएं, चाहे विचार कितना ही अच्छा हो। यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जरा भी लाभ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अपने विचारों को अमल करें और मन की शांति हासिल करें। किसी ने एक बार कहा था कि सबसे दुखद शब्द है काश मैंने ऐसा किया होता। हर दिन आप किसी न किसी को ऐसी बात करते सुनते सुने होंगे। अगर मैं 1952 में इस बिजनेस में हो गया होता तो आज मैं लाखों में खेल रहा होता। यह मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। काश मैंने उस वक्त अपने दिल की बात सुनी होती। अगर अच्छे विचार पर अमल न किया जाए तो उससे काफ़ी मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी होती है, परंतु अगर अच्छे विचार पर अमल किया जाए तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? तो फिर देर किस बात की,
उस पर अमल करके काम आज से ही और अभी से ही शुरू कर दे। इस सिद्धांत के अंतिम में लेखक ऐसे कुछ बिंदु बता रहे हैं जिनके अभ्यास से हम अपने काम को करने में सुगमता हासिल कर सकते हैं, जिसमें पहला है कर्मठ बने, काम करने वाला बने, काम टालने वाला न बने। दूसरी बात, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार न करे, वे कभी आदर्श नहीं होगी। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद करे और जब वे आए तब आप उन्हें सुलझाने का तरीका खोज ले। तीसरी बात, याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती, विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करते हैं। चौथी बात, डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म करें। जिस काम से आप डरते हो वह करें और आपका डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पांचवी बात, अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें, सही मूड बनने का इंतजार न करें, कर्म शुरू कर दे और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। छठी बात, अभी काम शुरू करने के बारे में सोचे, कल, अगले सप्ताह, बाद में, और इसी तरह के शब्द असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची है। इस तरह के व्यक्ति बने, मैं अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ, यह विचार अपने मन में रखे। सातवीं बात, कार्य में जुट जाए, कार्य की तैयारी में समय बर्बाद न करे, इसके बजाय सीधे काम में लग जाए। आठवीं बात, पहल करे, संघर्ष करे, गेंद छीनकर गोल की तरफ दौड़ लगाए, स्वयं सेवक बने, यह बताए कि आप में कर्म करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। तो यह था पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू का भाग 10, काम में जुटने की आदत डाले, जिसमें हमने बहुत ही गहराई से जाना कि हमें काम को कब, कैसे और किस तरीके से संपन्न करना है। इस ऑडियो बुक में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब और ऑडियो को लाइक, ताकि आप तक ऐसे महत्वपूर्ण ऑडियो हमेशा सबसे पहले आते रहे।